जैसे ही उसने कुंडी लगाई, हवा और तेज हो गई। दरवाजा खुल गया और एक आकृति दहलीज पर गिर पड़ी। वह एक अपाचे महिला थी, लंबी, हृष्ट-पुष्ट, बारिश में भीगी हुई फटी हुई हिरन की खाल में लिपटी हुई। उसकी त्वचा पर बर्फ जमी हुई ठंड लग रही थी। उसके नंगे पैर फटे हुए थे और खून बह रहा था। लकड़ी के फर्श पर खून में मिला बारिश का पानी टपक रहा था। उसने अपना सिर उठाने की कोशिश की। उसकी गहरी गहरी आंखें जोनास से चिपकी हुई थी। उसकी सांसें उथली और उखड़ी हुई थी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वह फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। प्लीज मुझे रात भर रुकने दो। अगर मैं वहां बाहर रहा तो मैं मर जाऊंगा। जोना ने एक लंबे, जमे हुए पल के लिए राइफल को ऊपर उठाए रखा। उसका मन चीख रहा था कि किसी भी अपाचे को अंदर न आने दे, लेकिन उसका दिल, हालांकि थका हुआ था, हालांकि टूटा हुआ था, फिर भी थोड़ी गर्मी महसूस कर रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गया, उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी थी, उसकी मांसपेशियां स्टील की तरह सख्त थीं। ठीक है, अंदर आओ। उसने उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया इससे पहले कि हवा केबिन की छत उड़ा दे। वह जमीन पर गिर पड़ी और योना ने जल्दी से आग जलाई और उसे अपने पास मौजूद सबसे मोटे कंबल से ढक दिया। बाहर तूफान गरजता रहा। भोर धीरे धीरे हुई। केबिन के लकड़ी के तख्तों के बीच से हल्की रोशनी आ रही थी। अग्निस्थान के पास टिया एक मोटे कंबल के नीचे सिमटी हुई लेटी थी। उसकी सांसें भारी लेकिन पिछली रात से ज्यादा स्थिर थी। उसके लंबे काले बाल, उलझे हुए और बिखरे हुए, उसके गहरे काले चेहरे पर गिरे हुए थे, जिससे उसकी गर्दन और कंधों पर चोट के निशान, हिंसा और भागने के निशान दिखाई दे रहे थे। योना उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, उसके पैरों पर बंधी पट्टियों को जांच रहा था। उसने खून साफ किया था, मरहम लगाया था और अपनी कमीज की फटी पट्टियों से जख्मों पर पट्टी बांधी थी। फिर भी हर हल्की सी हरकत उसे दर्द से कराह देती थी। योना उसके माथे पर गीला कपड़ा बांध रहा था, तभी उसकी नींद खुल गई। बचने की चाहत जाग उठी। वह सीधी खड़ी हो गई, उसका हाथ एक अदृश्य चाकू की ओर बढ़ा। मैं कहाँ हूं? उसने हांफते हुए कहा, उसकी आंखों में घबराहट थी। योना ने शांत, खुले भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाए। तुम मेरे घर में हो। कल रात तुम मेरे दरवाजे पर लगभग मरकर गिर पड़ी थी। टिया ने इधर उधर देखा, उसे एहसास हुआ कि उसकी देखभाल हो रही है। उसका चेहरा थोड़ा ढीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखें थकी हुई थीं। किसी जंगली जानवर की तरह जोना ने उसे गर्म पानी का कटोरा दिया। उसने उसे लिया, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, सावधानी से घूंट भर रही थी मानो उसे डर हो कि कहीं उसकी बची खुची जान न चली जाए। एक लंबा पल बीता, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम ता है। जोना ने सिर हिलाया। जोना। वह चुप रही, उसकी आंखें उसके जख्मों से हटकर उस पर टिक गईं। तुमने मुझे बचा लिया। क्यों? जोना ने सांस छोड़ी, उसकी आंखें अतीत के साए से ढकी हुई थीं। मैं किसी को भी अपने दरवाजे पर नहीं आने दूंगा। फिर कभी नहीं। ता समझ गई। इस आदमी में एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वे कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। आग धीरे धीरे चटक रही थी। बाहर हवा लंबी, स्थिर लहरों में आहें भर रही थी। फिर टिया ने कंबल को और कसकर पकड़ लिया, उसकी आवाज हवा में लगभग बह गई। मैंने एक आदमी को चाकू मार दिया। उसने कुछ भयानक करने की कोशिश की। मेरे लिए। वे मुझे सजा देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैं दुर्भाग्य लाती हूं, कि जिस दिन से मैं पैदा हुई हूं, मैं सिर्फ विपत्ति ही लाती रही हूं। योना का हाथ भींचा हुआ था, उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी। अगर तुम बच गए और यहां तक पहुंच गए, तो यह दुर्भाग्य नहीं है। यह इच्छा शक्ति है। उसने उसकी तरफ देखा। आग की रोशनी उसकी गहरी आंखों में तूफान में फंसे अंगारों की तरह टिमटिमा रही थी। मेरे पास और कहीं जाने के लिए नहीं है, योना। उसने फुसफुसाया। तो रुको, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जब तक तुम चाहो, वह जम गई। उसके होंठ कांप रहे थे मानो वह बोलना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। बाहर
चीर के जंगल में धीरे धीरे बर्फ गिरने लगी थी। केबिन के अंदर विश्वास का एक छोटा सा बीज जड़ पकड़ चुका था, शांत लेकिन मजबूत, जिसे कोई तूफान आसानी से नहीं उखाड़ सकता। पश्चिमी सीमा की ठंड में दिन धीरे धीरे और चुपचाप बीतते गए। योना सर्दियों में टूटी हुई बाड़ की मरम्मत करता था, जबकि ताया कुछ ही दूरी पर बैठी सुबह की धूप में अपने घावों पर पट्टी बांध रही थी। हर सुबह वह उसके बिस्तर के पास गरम दलिया का एक कटोरा रख देता था काम पर जाने से पहले। दोपहर तक वह केबिन की दीवार से टिककर चलने का अभ्यास करती, अपने खून से सने पैरों को फिर से सहना सिखाने की कोशिश करती। सिर्फ 3 दिन बाद ता ने मन बना लिया था कि वह अब और चुपचाप नहीं लेती रहेगी। जब योना बाहर लकड़ी चीर रहा होता तो वह उसके पास जाती, उसके मजबूत कंधे फटे हिरन की खाल के नीचे तना हुआ। मुझे मदद करने दो, योना ने सिर हिलाया। तुम्हारे पैर अभी भी चोटिल हैं। बस आराम करो, उसने धारदार नजरों से जवाब दिया। चोट का मतलब है कि मैं अभी जिंदा हूं। बिना एक और शब्द कहे उसने योना की जांघ जितनी मोटी एक लकड़ी उठा ली, जिसे उठाने में ज्यादातर औरतें मुश्किल से ही जूझती। योना ने बूढ़े सिपाही के जर्जर चेहरे पर पोंछ दिया। पहली बार आश्चर्य और सम्मान की एक झलक दिखाई दी। उस दिन से वे साथ साथ काम करते रहे। वह लकड़ी काटता, वह उसे शेड में जमाती। वह छत ठीक करता, वह सीढ़ी पकड़ती और कीले ठोकती। उसने उसे एक साधारण स्टू बनाना सिखाया, उसने उसे नमक और धुएं के साथ मांस को संरक्षित करना सिखाया, अपाचे तरीके से। एक रात जब बर्फ फिर से गिरने लगी तो वे छोटी सी मेज पर एक दूसरे के सामने बैठ गए। आयरलैंड की आवाज चटक उठी, जिससे दोनों के चेहरों पर एक गर्म रोशनी पड़ गई। योना ने गंभीरता से पूछा, अगर सब शांत रहा तो तुम कहाँ जाओगे? टिया ने अपनी नजरें आधे पके सूप के कटोरे पर गड़ा दी। क्या तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? योना ने कुछ नहीं कहा। सन्नाटा गहराता गया। बाहर तेज हवा के झोंके ने उसे तोड़ा। उसने कटोरा नीचे रखा और सीधी खड़ी हो गई। तुम्हारा केबिन, इसमें पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता था। अब इसमें मैं भी हूं। अगर तुम चाहो तो मैं इसे कम ठंडा कर सकता हूं। योना ने ऊपर देखा। उन आंखों में जिन्होंने युद्ध में साथियों को मरते देखा था, जिन्होंने उस औरत को जाते देखा था जिसे वह प्यार करता था, अब एक अजीब सी रोशनी थी, उम्मीद की तरह, जो फिर से सांस लेना सीख रही थी। उसने धीरे से जवाब दिया। पहले से ही गर्मी महसूस हो रही थी। उस पल मानो दुनिया सांस लेना बंद कर रही हो। कोई भव्य मुस्कान नहीं थी, कोई घोषणा नहीं थी, बस 2 आंखें मिल रही थीं और इतनी देर तक एक दूसरे को थामे हुए थीं कि पता चल जाए कि अकेलेपन ने आखिरकार अपनी पकड़ खो दी है। जैसे ही टिया आग जलाने के लिए खड़ी हुई, योना ने देखा कि अब वह उतनी बुरी तरह नहीं लंगड़ा रही थी, उसकी पिंडलियां मजबूत हो गई थी। उसके हाव भाव में एक शांत गर्व था जो पहली बार आने पर नहीं था। उसे एहसास हुआ कि यह केबिन बदल रहा है। नहीं, वह बदल रहा था। और यह सब उस तूफानी रात में शुरू हुआ जब वह उसके दरवाजे पर ऐसे गिर पड़ी जैसे किसी ने सोचा भी न हो। 1 हफ्ता बीत गया था। केबिन की छत पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलकर चमकती बूंदों में बदल गई, जो नीचे लकड़ी की सीढ़ियों पर हल्के से टकरा रही थी। अंदर हवा भी बदल गई थी। अब भारी और उदास नहीं, बल्कि ज्यादा गर्म, ज्यादा जीवंत, 2 लोगों के कदमों से भरी हुई जो धीरे धीरे एक दूसरे को ठीक कर रहे थे। उस रात जब चीड़ के पेड़ों के बीच से हवा बह रही थी, योना और टिया चिमनी के पास बैठे थे। दोनों के हाथ में गर्म चाय का प्याला था। आग की दीवारों पर टिमटिमाती परछाइयां पड़ रही थीं, मानो 2 आत्माएं अभी भी रोशनी से न डरना सीख रही हों। सबसे पहले टिया बोली, उसकी आवाज धीमी लेकिन निश्चित थी। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? योना ठिठक गया। सवाल ने उस जख्म को छू लिया जो कभी पूरी तरह से नहीं भरा था। उसने प्याले पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। हाँ, जिसकी मैंने कसम खाई थी कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। अब वह कहाँ है? टा ने धीरे से पूछा। योना आग में घूर रहा था। उसकी आंखों में गर्मी चुभ रही थी। या शायद वो यादें थीं जिन्हें उसने दफनाने की बहुत कोशिश की थी। वह बहुत समय से चली आ रही है। उस सर्दी में वह मेरे लिए सहन करने लायक नहीं रहा।
वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। मैंने उसे बचाने की कोशिश में अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन मैंने बस वक्त खरीदा और फिर कुछ ही देर बाद वह मुझे छोड़कर चली गई। अंत में उसकी आवाज टूट गई। ता ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर उसने हाथ बढ़ाया और अपना हाथ उसके मजबूत, कठोर और अब हल्के से कांपते हुए हाथ पर रख दिया। तुमने वो सब कुछ किया जो तुम कर सकते थे, उसने कहा। उसकी आवाज उसके जख्मों पर बम की तरह थी। उसकी मौत तुम्हारी गलती नहीं थी। योना ने मुड़कर ताया की गहरी, काली आंखों में उसे देखा। हाँ, क्रूरता लग रही थी। वह भी कल्पना नहीं कर सकता था कि उसने कुछ कच्चा और निर्विवाद देखा है। सबसे शांत आत्माएं अक्सर वे होती हैं जो नरक से गुजरी हैं। उसने पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? किसने तुम्हें इस तूफान में ऐसे छोड़ दिया? ता ने हल्की सी हंसी, एक बेरुखी भरी आवाज। मैं भाग गई। उन्होंने कहा कि मैं श्रापित हूं, कि जिस पल मैं पैदा हुई उसी पल से मैं मौत लेकर आई हूं। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आवाज धीमी हो गई। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं रुकती तो वह चाकू मुझे उसके पास पहुंचने से पहले ही मार देता। आग की रोशनी में योना ने अब यह साफ देख लिया था। वह सिर्फ एक जीवित बची नहीं थी, वह एक योद्धा थी। और उसने मन ही मन सोचा, अगर कभी फरिश्ते आसमान से गिरें तो वे ऐसे ही दिखेंगे। तिया पीछे झुक गई, उसने अपनी बाहें खुद पर डाल ली। अगर तुम चाहती हो कि मैं ठीक होने के बाद चली जाऊं, तो मैं चली जाऊंगी। योना ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। ता, मैं नहीं चाहती कि तुम कहीं जाओ। वह जम गई, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। योना ने आगे कहा, धीरे धीरे, मुझे लगता था कि जिंदगी बस एक ठंडी, खाली दीवार है, लेकिन जब से तुम अंदर आई हो, मैं अपने दिल की धड़कन फिर से सुन सकती हूँ। तिया ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। यह केबिन अब ठंडा नहीं है। कुछ समय हो गया है। बाहर हवा धीमी हो गई थी। अंदर एक और आग जल गई थी, जिसे कोई तूफान कभी नहीं बुझा सकता। मैं आभारी हूं कि आप यहां हैं। अगर यह कहानी आपकी यादें ताज़ा करती है, धूल भरी शामों की यादें और आपके दिल में घोड़ों की टापों की गूंज, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम हर दिन फिर से साथ बैठ सकें और मैं आपको पश्चिम की एक और कहानी सुनाऊं। उस सुबह सूरज उगने से पहले ही केबिन के पीछे चीड़ के पेड़ों पर कावे बेतहाशा चीख रहे थे। योना जानता था कि यह कभी भी अच्छा संकेत नहीं होता। वह बरामदे में लकड़ियां जमा रहा था कि तभी दूर से सरपट दौड़ते घोड़ों की आवाज गूंजी। ता दरवाजे से बाहर निकली, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने उस आवाज को पहचान लिया, उन लोगों की आवाज जिन्होंने कभी उसका शिकार किया था। योना ने अपनी राइफल की ग्रिप पर हाथ रखा। अंदर आओ। मैं छिपी नहीं हूं, तिया ने जवाब दिया, उसकी आवाज स्टील जैसी थी। धुंध से घोड़े पर सवार 4 आकृतियां उभरी। चारों अपाचे थे, घिसे-पिटे जानवरों के कपड़े पहने हुए। खालें, उनके चेहरे लाल और काले रंग के भयंकर प्रहारों से रंगे हुए थे। ताया को देखते ही उन्होंने अपनी लगाम खींच ली और तुरंत रुक गए। सबसे लंबा गर्जा, ताया, तुम वापस आ रहे हो। मुखिया चाहता है कि परिषद के सामने तुम्हारा फैसला हो। खून का बदला लिए बिना कोई भी कबीले से नहीं जाता। ताया आगे बढ़ा। उसकी निगाहें अटल थीं। जिस आदमी ने मुझ पर जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसका खून मैं पहले ही बहा चुकी हूं। उस आदमी ने जमीन पर थूका। बिल्कुल, तुम अपशकुन लाती हो। जब से तुम पैदा हुई हो, मौत हमारे लोगों का पीछा करती रही है। योना बीच में आया और खुद को उनके बीच में खड़ा कर लिया। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या मानती हो, लेकिन वह मेरी जमीन पर और इस जमीन पर खड़ी है। कोई उस पर हाथ नहीं उठाएगा। उनमें से 2 ने योना की ओर देखा, नफरत चाकू की तरह चमक रही थी। वह तो बिल्कुल जंगली है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह किसी लायक है? योना ने अपना जबड़ा कस लिया, उसकी आवाज गिरते हुए पत्थर जैसी थी। वह मेरी मेहमान है, और जो कोई भी मेरी मेहमान को छूना चाहेगा, उसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। उनमें से एक ने चाकू निकाला, जिसका स्टील सुबह की रोशनी में चमक रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के
तिया ने जलाऊ लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और योना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं, एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ने के लिए तैयार। इससे पहले कि वे हिल पाते, योना ने धुंधलेपन में अपनी राइफल निकाली। धमाका! गोली उनके घोड़े के खुर से बस कुछ इंच की दूरी पर जमीन पर लगी। मिट्टी और बजरी उड़ रही थी। योना की आवाज शांत और ठंडी थी। यही मेरी एकमात्र चेतावनी थी। चारों आदमी उसे घूर रहे थे, लेकिन योना की निगाहें अटल थीं। एक ऐसे आदमी की आंखें जिसने युद्ध देखा था, सब कुछ खोया था और किसी चीज से नहीं डरता था। नेता ने दांत पीस लिए। ठीक है, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं बच पाएगी। एक दिन हमारे लोग आएंगे और कबीले का हक वापस ले लेंगे। उन्होंने अपने घोड़े मोड़े और धूल के बादल में उड़ गए। केबिन के बरामदे पर पत्थर जैसा भारी सन्नाटा छोड़ गए। योना ने अपनी राइफल नीचे कर ली। उसकी सांसें स्थिर थीं, लेकिन डर से नहीं। वह एक लिए गए फैसले से थी। ताया ने उसकी ओर देखा। उसकी गहरी आंखें भावनाओं से भरी थी। तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। यह तुम्हारे लिए नहीं था, योना ने उससे आंखें मिलाते हुए कहा। यह सही के लिए था। ताया कांप उठी। ठंड से नहीं, बल्कि इसलिए कि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी हिफाजत की थी। ठंडी हवा में वह छोटा सा केबिन अब सिर्फ छिपने की जगह नहीं रहा। वह दो दिलों का गढ़ बन गया था जो प्यार करना और एक दूसरे की हिफाजत करना सीख रहे थे। उस रात ठंड इतनी कड़क थी कि कुछ ही सांसों में जमीन जम गई। बर्फ जमी हुई थी और हवा ऐसे जोर से चल रही थी मानो जंगल में गहरे दबे उस छोटे से केबिन की छत को उखाड़ने की कोशिश कर रही हो। योना ने हर दरवाजा कसकर बंद कर दिया और आग में और लकड़ियां डाल दी। लेकिन ठंड अभी भी लकड़ी के तख्तों के बीच की हर दरार से अंदर घुस रही थी। तिया कंबल के नीचे सिमट गई, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे और उसके दांतों की हल्की किचकिचाहट साफ सुनाई दे रही थी। योना ने देखा और खड़ा हो गया। उसने एक और कंबल लाया और उसके कंधों पर डाल दिया। अगर तुम जागते रहो तो गर्म रहना आसान होता है, उसने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि उसके हाथ अभी भी ठंड से बैंगनी थे। योना एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, आग के पास। वह धीरे से अंदर आई, लेकिन फिर भी उनके बीच थोड़ी दूरी बनाए रखी। योना उसके पास बैठ गया, शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह छोटा सा फासला एक नाजुक रेखा की तरह लग रहा था जिसकी ओर उसका दिल लगातार बढ़ रहा था। हवा और तेज हो गई। छत पर एक ढीला तख्ता जोर से गिरा, जिससे पूरा केबिन हिल गया। ता सहज ही सिहर गई और योना से लिपट गई। उसने उसे थाम लिया। उसके गर्म हाथ उसकी मजबूत बाहों पर टिके हुए थे। तिया ने ऊपर देखा। उनके चेहरों पर बस कुछ सांसों का अंतर था। क्या तुम डरी हुई हो? योना ने धीरे से पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। उसकी सांसें उसके गाल पर गर्म हो गई। यह पहली बार है जब मुझे रहने के लिए जगह मिली है। उन शब्दों ने योना को एकदम से रोक दिया। उसने पहले कभी इतना दर्दनाक और इतना खूबसूरत कुछ एक साथ नहीं सुना था। ताया ने अपना हाथ उसके सीने पर उसके मजबूत लेकिन कुछ कमी वाले दिल पर रख दिया। तुम्हारा दिल ठंडा है, लेकिन धड़क रहा है। उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक हाथ उसकी पीठ पर लपेटा, उसे अपने और पास खींचा, जिससे उनकी गर्माहट एक हो गई। वह पल ठहर गया, फिर पिघल गया। चुंबन धीरे धीरे हुआ, मानो किसी पवित्र चीज को तोड़ने से डर रहा हो। लेकिन जब उनके होंठ छुए, तो वर्षों से अकेलेपन से बनी हर दीवार ढह गई। योना ने उसके चेहरे को अपने सीने से लगा लिया, उसकी सांसों को अपने फेफड़ों में गर्माहट महसूस करते हुए। ता ने अपनी बाहें उसके गले में लपेट लीं, उसे ऐसे पकड़े हुए जैसे उसे डर हो कि वह गायब न हो जाए। कंबल के नीचे उनके शरीर एक दूसरे को पा रहे थे, गर्माहट साझा कर रहे थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि रात ठंडी थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें आखिरकार अपनी जगह मिल गई थी। चुंबन के बाद टिया ने अपना माथा उसके कंधे पर टिका दिया। अगर तुम चाहते हो कि मैं रुकूं, तो मैं रुकूंगी। इसलिए नहीं कि मेरे पास और कोई जगह नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। योना ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। मेरे साथ रहो। चिम्नी में लपटें और तेज हो गईं। बाहर बर्फीला तूफान जारी था।
लेकिन केबिन के अंदर उनके दिलों को जीवन भर के तूफानों में पहली बार सुरक्षा मिली थी। अगली सुबह सूरज पहाड़ियों पर चढ़ने से पहले ही ताया जाग चुकी थी। वह बरामदे में बाहर निकली और ठंडी पहाड़ी हवा में गहरी सांस ली। बर्फ अभी भी घास पर हल्की सी धूल जमा कर रही थी, लेकिन अब रास्ते को पिछली रात की तरह नहीं ढक रही थी। केबिन के अंदर योना बरसों में पहली बार अभी भी सो रहा था। वह गहरी नींद सो गया था। ताया ने देखा जंगल से बाहर जाने वाली पगडंडी की ओर। अगर वह आधे दिन तक सीधे उस पर चलती रही तो उसे अपाचे स्काउट्स, गश्ती दल के सैनिक या कोई और खतरा चुपचाप इंतजार कर रहा हो सकता था। लेकिन इस बार उसके पैर अब दौड़ना नहीं चाहते थे। जब योना सुबह की रोशनी में आंखें मलते हुए बाहर निकला तो उसने उसे एक योद्धा की आत्मा से बनी मूर्ति की तरह मजबूत और स्थिर खड़ा देखा। तुम किस बारे में सोच रही हो? उसने पूछा। भविष्य, ताया ने उत्तर दिया, आंखें अभी भी क्षितिज पर टिकी हुई थी। तुम्हारा भविष्य? वह उसकी ओर मुड़ी, उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। हमारा? योना एक पल के लिए ठिठक गया। वह एक शब्द, हमारा, कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद करना उसका दिल भूल गया था। अब वह फिर से जाग रहा था। साथ मिलकर उन्होंने अपने दोनों हाथों से एक नया जीवन गढ़ना शुरू किया। ता ने धूल भरे पुराने शेर को साफ किया और उसे खाने पीने और खाल के भंडार में बदल दिया। उसने केबिन के पीछे छोटी छोटी सब्जियों की क्यारियां लगाईं। योना ने घोड़े के अस्तबल की मरम्मत की, बाड़ों को मजबूत किया। उसने हवा को रोकने और केबिन को अगले बर्फीले तूफान से बचाने के लिए दीवारों पर अतिरिक्त खालें भी टांग दी। उस शाम जब वे दिन भर के काम के बाद आराम कर रहे थे, जोना एक छोटा लकड़ी का बक्सा लाया। उसने उसे खोला तो उसमें एक साधारण चांदी की अंगूठी निकली जो उम्र के साथ थोड़ी फीकी पड़ गई थी। वह मेरी पत्नी की थी, उसने आंखें नीची करके कहा। मैंने उसे याद रखने के लिए रखा था, लेकिन ज्यादा देर तक उसे थामे रखने से यादें जंजीरों में बदल जाती हैं। तिया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ धीरे से उसके हाथ पर रख दिया। जोना उठा और पीछे पेड़ों की ओर चल दिया। टा उसके पीछे पीछे गया। ऊंचे चीड़ के पेड़ों के नीचे जोना ने एक छोटा सा गड्ढा खोदा। उसने अंगूठी अंदर रखी, फिर उसे मिट्टी से ढक दिया। कोई अलविदा नहीं, बस एक लंबी गहरी सांस, मानो अपनी आत्मा का एक हिस्सा छोड़ रहा हो। वह टा की ओर मुड़ा। आज से मैं अपने सामने जो है उसके लिए जीता हूं। ताया धीरे से मुस्कुराई, और मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं रहने दूंगी। उस रात आग की रोशनी में टिया ने अपना हाथ हल्के से उसके सीने पर रख दिया। मुझे सिखाया जाता था कि आजादी का मतलब है जहां चाहो वहां जाना। अब मुझे समझ आया। आजादी वहीं रहती है जहां आपका दिल बसता है। योना ने अपने खुरदुरे, कठोर हाथ से उसके गाल को छुआ। उसकी निगाहें उनके बगल में जलती लौ की तरह गर्म थीं। फिर मुझे रोज चुनना। ता ने शब्दों से नहीं, बल्कि एक चुंबन से जवाब दिया। गहरा, निश्चित। दरवाजे के बाहर जंगल की हवा धीरे धीरे बह रही थी। उस छोटे से केबिन के अंदर उन्हें अब भविष्य का डर नहीं था, क्योंकि अब उनमें से कोई भी अकेले नहीं चलेगा। घाटी में हरी घास के पहले झुरमुटों के साथ वसंत लौट आया। नदियों से बर्फ पिघल गई और पक्षी वापस आ गए। उनके गीत हर सुबह हवा में गूंजने लगे। जोना कीन का छोटा सा केबिन, कभी अंधेरे के खिलाफ एक अकेला किला, अब एक अलग तरह की गर्माहट से भरा था। एक ऐसे घर की गर्माहट जहां कोई किसी और का इंतजार करता था। टिया दिन ब दिन बदलती गई। उसका चेहरा थोड़ा गोल, कोमल होता गया था। उसकी गहरी गहरी आंखें अब ज्यादा मुस्कुराना जानती थीं। और वह चीज जिसे देखकर योना का दिल हर बार तेजी से धड़कता था, उसका हाथ हमेशा उसके पेट पर टिका रहता था, जहां एक नया जीवन शुरू हो रहा था। एक सुबह योना मांस काट रहा था, तभी टिया उसके पास आ खड़ी हुई। योना, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमारा बच्चा होने वाला है। चाकू उसके हाथ से फिसलकर मेज पर गिर पड़ा। योना तेजी से मुड़ा, उसके होंठ खुले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। आश्चर्य, डर और फिर खुशी का एक ऐसा सैलाब जिसे उसने सोचा था कि वह फिर कभी महसूस नहीं करेगा। वह आगे बढ़ा, अपना हाथ उसके पेट पर रखा
और ताकि आंखों में देखा। एक ठंडी, हमारा बच्चा, ताया मुस्कुराई, उसकी आंखें पिघले हुए झरने के पानी की तरह चमक रही थी। क्या तुम तैयार हो? योना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं इसका इंतजार कर रहा था, भले ही मुझे इसका पता न हो। उसके बाद के दिनों में योना बिना आराम किए काम करता रहा। उसने लकड़ियां काटी और एक नया कमरा बनाया। उसने बाड़ को चौड़ा किया। उसने आने वाली सर्दियों के लिए मांस और जलाऊ लकड़ी जमा कर ली। वह चाहता था कि वह बच्चा सुरक्षा और प्यार की दुनिया में पैदा हो। एक दोपहर योनाता को घर के पीछे बड़े देवदार के पेड़ के पास ले गया। उसने चाकू निकाला और छाल पर प्यार भरे गहरे अक्षर उकेर दिए। ता। उसने अपनी उंगलियां अपने नाम से छुईं, बस थोड़ा कांप रही थी। जोना, क्या तुम्हें यकीन है? मुझसे शादी करने का मतलब है हम दोनों की दुनिया के खिलाफ खड़ा होना। जोना ने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे, उन आंखों में गहराई से देखते हुए जिन्होंने बिना रोशनी के बहुत सारी रातें देखी थी। ता, तुम मेरी दुनिया हो। उसने अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया। आंसू उसकी खुरदरी कमीज में भीग रहे थे। दर्द के आंसू नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के आंसू जिसे पहली बार चुना गया था। उस रात केबिन में 3 मोमबत्तियां जलाई गईं। जोना और टिया एक दूसरे के सामने हाथ में हाथ डाले खड़े थे। कोई उपदेशक नहीं, कोई दिखावटी कस्में नहीं, बस 2 दिल जो एक दूसरे को जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कर रहे थे। और जब उन्होंने पति पत्नी का चुंबन साझा किया, तो बाहर की हवा मानो थम गई, मानो जंगल खुद गवाही दे रहा हो। कमरे के कोने में टिया के पुराने हिरन की खाल के कपड़े करीने से तह किए हुए थे, जो अब पीछे छूट चुके अतीत के प्रतीक थे। और आगे बच्चों की हंसी की आवाज जंगल में गूंजने का इंतजार कर रही थी। जहां कभी अकेलापन बरसता था, वहां अब 2 आत्माओं की सांसें थीं, 3 नियति की धड़कनें एक हो गई थी। प्यार और पसंद से बना एक घर। योना अब वह दुखी और अकेला इंसान नहीं रहा। वह एक ऐसा इंसान बन गया था जो सचमुच जीता और प्यार करता था। और ताया, जिसे कभी अभिशाप माना जाता था, अब एक ऐसी मां बन गई थी जो अपने भविष्य में चमत्कार लाएगी। मेरे दोस्त, कुछ समय नहीं भर सकता। कुछ दर्द कोई शब्द कम नहीं कर सकता। लेकिन प्यार, चाहे देर से ही क्यों न आए, चाहे हमारे सबसे बुरे वक्त में ही क्यों न आए, हमें अकेलेपन की कगार से बाहर निकाल सकता है। योना और ता को कभी लगता था कि उनके पास बस एक साया बचा है। लेकिन उन्होंने एक दूसरे को पा लिया। और एक दूसरे की कांपती बाहों में 2 आत्माएं जो लगभग मर चुकी थीं, फिर से धड़कना सीख गईं। क्योंकि प्यार कोई जादू नहीं है। प्यार ही है जिससे हम एक दूसरे के लिए जादू बन जाते हैं। इस कहानी में आपके साथ चलना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। मैं सचमुच उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और खुश रहें, चाहे आपके रास्ते में कुछ भी आए। मजबूत रहो मेरे दोस्तों।